हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 7 पौधों को जानिए का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे जड़ के बारे में। हमने अभी तक जाना था पौधों के तने और पत्ती के बारे में, हम अच्छे से समझ चुके थे। आज हम जड़ के बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली और बूझोन में कौन से पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहे हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, ये पत्तियों को पानी दे रहा है और यहाँ पे इस मिट्टी को पानी दिया जा रहा है। तो कौन से भाग को सही जल दिया जा रहा है? बेटा, जो जड़ है उसको हम पानी देते हैं। क्यों? जो जड़ है वो क्या करती है? पानी को शोषित करती है मिट्टी में से। अभी हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो मिट्टी का कौन सा भाग पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है? जड़ होता है। आइए निम्न क्रियाकलाप के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, क्रियाकलाप नंबर 6 यहाँ पे हम देखते हैं कि आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड, कैंची और जल। यह क्रियाकलाप 4 या 5 विद्यार्थियों के समूह में करना है। अब इसमें करना क्या है? देखो, बगीचे से आपको क्या लेना है? कुछ खरपतवार लेनी है। खरपतवार हम पिछली वर्कशीट में, ये जो चैप्टर था इसमें समझ चुके हैं कि खरपतवार क्या होता है। जो अवांछनीय पौधे, अनचाहे पौधे जिन्हें कहा जाता है, उसे उखाड़ना है और 2 गमले लीजिए, उसमें आपको उसको लगा देना है। एक को जब लगाएंगे तो उसकी जितनी भी जड़ें हैं उसके साथ उसको लगा देना है, जबकि दूसरे की जो जड़ें हैं, इस तरह से जब जड़ें निकली होंगी ना, उनको आपको काट कर यहाँ से इस तरह से आपको उसमें लगा देना है। अब जब देखें, पौधों को ध्यान से उखाड़िए, ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना पहुंचे। खरपतवार को एक पौधे के गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए और दूसरे की जड़ों को काट कर लगा दीजिए। इस प्रकार की लगा दीजिए कि और नियमित रूप से जल दीजिए। आपको क्या करना है? एक की जड़ें काट देनी है, जो साइड में जो जड़ें दिखाई दे रही है ना बेटा, ये वाली काट देनी है दूसरे वाले में, और एक में ये जड़ों के समेत उसको लगाना है। एक पश्चात तक आपको एक हफ्ता तक आपको क्या करना है? अच्छे से पानी देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा पौधा अभी भी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे जड़ें लगी हुई थी ना पौधे की, वो क्या कर रही है? अच्छे से ग्रो कर रही है, जबकि जहाँ पे जड़ें नहीं थी वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है। इसका हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्रियाकलाप नंबर 7 देखते हैं। आवश्यक सामग्री मक्का या चने के बीज, रुई और कटोरी तथा जल। 2 कटोरी लीजिए, उसमें भीगी हुई रुई रखिए और इन कटोरियों में चने के 3-4 बीज या दूसरी में मक्का के 2-3 दाने रखिए। आपको क्या लेनी है? ये रुई लेनी है, उसको भिगो दीजिए, गिला कर दीजिए, और इस रुई के अंदर आपको क्या करने हैं? चने के या जो मक्का है उसके बीज रख के उस रुई को लपेट देना है, आपको बांध देना है उसको ना। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए और बीज को अंकुरित होकर नवोद्भिद बनने दीजिए, मतलब उसको अंकुरित होने दीजिए। ठीक है, जब तक अंकुरित होता है तकरीबन 1 सप्ताह तक। ठीक है, 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। अब क्या करना है? जैसे कि ये रुई है, यहाँ पर हमने क्या लिखा? अंकुरित दाने। अब ये क्या करते हैं? जड़ इनके ग्रो करने लग जाते हैं, और ये जो जड़ें हैं ये क्या करेगी? रुई के अंदर से ग्रो करना शुरू कर देगी। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींचे जा सकते हैं? नहीं बेटा, वो नहीं खींचे जाएंगे। उनको खींचने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। क्रियाकलाप नंबर 6 में हमने देखा था कि पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाला जा सकता। जब हमने क्या किया था? पौधों को, जो खरपतवार थी उसको खींचा था, तो उसको जोर लगा था उसको खींचने के लिए। और इसी तरह जब हमने सेकंड में देखा कि हमने क्या किया, जब रुई के अंदर हमने मक्के के बीज डाल दिए तो उसने जड़ ने ग्रो करी, तो जड़ जो थी वो ग्रो करके अंदर तक जाने लगी, तो उसको भी आसानी से नहीं निकाला गया। तो जड़ का क्या कार्य हुआ? उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता था। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती में जमाए रखने का कार्य करते हैं। तो जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? वो मिट्टी में एक तो बांधे रखते हैं। देखो, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन हवा आती है तो वो गिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो उसकी जड़ें हैं वो उतनी मजबूत होती है और वो मिट्टी से उसको बांधे रखती है, पकड़ बनाए रखती है, इसलिए जो पेड़ है वो स्टैंड रहते हैं। इन्हें मिट्टी के पौधों का स्थिरक कहा जाता है। तो जड़ों को क्या कहते हैं? हम स्थिरक भी कहते हैं, मतलब कि उसको स्थिर रखती है, मतलब कि उसको खड़ा रखती है। ठीक है, आपने देखा तने और पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ें में भी विविधता पाई जाती है? हमने देखा था कि पत्तियां भी अलग अलग थी, जालिका शिरा रूपी विन्यास और समांतर शिरा रूपी विन्यास हमें मिला था ना। इसी तरह पत्ते भी अलग, जो तना था, वृक्ष झाड़ी में अलग अलग वृक्ष थी, शाख थी, झाड़ी थी ना। अब हम देखते हैं कि जो पत्ती, जो जड़ है वो भी क्या अलग अलग तरीके से होती है। देखिए 7.16 और 7.16b में ध्यानपूर्वक देखिए। अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए और चित्र 7.16 के समान दिखती है अथवा 7.16b की तरह। मक्का के पौधों की जड़ें कैसी होती है? जड़ों की आकृति, चित्र मिलान, ये खालिस्तान, ये थोड़ा सा रफ ही है बेटा, फटाफट जो समझने वाला है वो हम समझते हैं। चने तथा मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप से एक दूसरे से भिन्न? ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों जड़ें 2 प्रकार की होती है। क्या इन जड़ों में और भी प्रकार होते हैं? तो अब हम देखते हैं जड़ों के प्रकार क्या क्या हैं। देखो, ये है ए की जड़, यहाँ पे आपको ए की जड़ दिखाई दे रही है, और ये है बी की जड़। मतलब कि अब देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्रियाकलाप नंबर 9 देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। खुले मैदानों में जाइए जहाँ बहुत सारी खरपतवार उग रही हैं। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी को खोद कर निकालिए। आपको कुछ खरपतवार को क्या करना है? खोद कर जब निकालना है। जड़ों से मिट्टी धोकर अलग अलग उनका निरीक्षण कीजिए। मिट्टी में जो लगी हुई ना, जड़ों पर जो मिट्टी लगी उसे धोकर उसका निरीक्षण कीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि खरपतवार की पौधों की जड़ें 7 पॉइंट ए में ए और बी की तरह, किसकी तरह है वो बताना है आपको। हम समझते हैं पहले। देखो,
क्या कहा गया उसको समझते हैं। जिन पौधों की जड़ें 17 की तरह होती हैं उनमें मुख्य जड़ होती है जिसे मूसला जड़ कहते हैं, तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। मतलब कि देखो कुछ जड़ तो ऐसी होती है कि जैसे कि ये मेन जड़ हुई और उसके साइडों से इस तरह की जड़ निकली हुई है, जैसे कि ये जड़ है, इस जड़ को हम क्या कहते हैं, मूसला जड़। इसको क्या कहा जाता है, मूसला जड़। देखो समझो, डायग्राम को समझो बेटा। इसमें क्या हो, ये एक तो मूसला जड़ है जो मेन जड़, इसमें एक मेन जड़ होती है, उसके साइड में ब्रांचेस निकली होती है, इन्हें हमने पार्श्व जड़ कहा। जिन पौधों की जड़ें 17 के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, मतलब कि इस तरह से जड़ है। देखो इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं है, डायग्राम समझ के अच्छे से समझो। यहाँ पे क्या थी, एक मुख्य जड़ थी और यहाँ पे क्या है, जड़ जो है कोई भी मुख्य नहीं है, सभी क्या है, फैली हुई हैं। तो ऐसे जड़ को हम रेशेदार जड़ कहते हैं या झकड़ा जड़ कहते हैं। इसको हमने क्या कहा, मूसला जड़ कहा, जिसमें एक मूसल मतलब कैसा होता है ना कि मेन है ना, एक मेन चीज़ है, उसके साइडों में क्या निकली है, छोटी छोटी जड़ें निकली हुई हैं, उसे हमने मूसला जड़ कहा। और जिसमें मेन जड़ कोई नहीं होती, सभी रेशे के समान है, इसलिए उसे रेशेदार जड़ कहते हैं। अब आगे देखो, एकत्रित किए गए खरपतवारों की पौधों की जड़ों के आधार पर समूह 2 में छांटिए। मूसला जड़ वाले, जैसे कि देखो ये यहाँ से डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। ये जड़ देखो यहाँ पे क्या है, ये एक मेन जड़ दिखाई दे रही है, उसी से यहाँ से ब्रांचेस निकली हुई है ना, तो ये हो गई मूसला जड़। और यहाँ पे देखो कोई भी मेन जड़ नहीं, इस तरह से चारों तरफ फैली हुई है जड़ें, इसे हम क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है। पौधों के समूह में ए रेशेदार और बी, मतलब आपको क्या करना है, मूसला जड़, रेशेदार जड़, और आपको क्या करना है, मूसला जड़ में डिफरेंस देखना है कि उनमें क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में अंतर निकालिए। ठीक है, अब उसमें देखो आपकी जो पत्ती का हम शिरा विन्यास समझ चुके हैं, मूसला जड़ और रेशेदार पत्ती का शिरा विन्यास कहता है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखो बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया कि यदि वह जानना चाहे कि पौधे की जड़ किस प्रकार की है तो उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं हो। पौधे की पत्तियों को देखकर क्या हम इसका उत्तर लगा सकते हैं। देखो जड़ देखने के लिए का मतलब पेड़ क्या करना पड़ेगा, जो भी पौधा है उसे उखाड़ना पड़ेगा, तो लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम बिना उखाड़े पत्ती से ही पता लगा लें कि ये क्या है, रेशेदार है, जड़ है या मूसला जड़ है। तो इसके लिए देखो क्रियाकलाप दिया गया है। पौधे की पत्ती का शिरा विन्यास और जड़ के बीच में एक रोचक संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पौधे की पत्ती में शिरा विन्यास था कि इस तरह की पत्ती है, देखो हमने इसको अच्छे से समझा था, और इस तरह की पत्ती है ना, तो उनके बीच में एक, और उनकी जड़ों के बीच में एक रोचक संबंध है, तो उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। देखो क्या कहा गया है, अच्छे से इसे समझते हैं। हमने देखा कि मिट्टी क्या करती है, जल का अवशोषण करती है। जो मिट्टी है, जड़ क्या करती है, मिट्टी से जल का अवशोषण करती है, तथा तना जल तथा खनिज को पत्ती तथा पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। देखो यहाँ पे सारों के काम आ गए, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों से संग्रहित होता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टोपकी आदि का हम खाते हैं। अब देखो क्या हुआ, पहले क्या किया, मिट्टी से पानी ऊपर आया। देखो मिट्टी, यहाँ से डायग्राम समझते हैं, मिट्टी, पानी और खनिज लवण यहाँ से ऊपर आए, यहाँ से ऊपर आने के बाद में वो पत्तियों तक गए। ठीक है, यहाँ तक पत्तियों से सब भागों में, पत्तियों के सब भागों में पहुँच गए। अब पत्तियों ने क्या किया, जल का प्रयोग करके और सूर्य का प्रकाश प्रयोग करके खाना बनाया। अब ये खाना क्या हुआ, विभिन्न भागों तक पहुंच गया। जैसे जो पर्पल वाला है वो खाना बना रहा है ना, खाना शो कर रहा है, ये देखो इसी तरह से खाना ऊपर नीचे चला जाता है और जो पानी है वो ऊपर तक पहुंच जाता है। अब जैसे कि अब कईयों में क्या होता है, खाना स्टोर हो जाता है, इस तरह से जड़ों में स्टोर हो जाता है, जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलगम, इस तरह से जो खाना बनाया है पत्तियों ने वो यहाँ आकर स्टोर हो जाता है। अतः पौधे के अन्य भाग को हम खाते हैं, जहाँ भोजन भंडारित होता है, जहाँ पे भोजन होता है ना, वही भाग हम खाते हैं। जैसे कि आलू में भोजन स्टोर हो जाता है, या गाजर, मूली, शकरकंद में भोजन जो पत्तियों ने बनाया है वो स्टोर हो जाता है, वो हम खाते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कहा गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दना दो तरफा काम करता है। बिल्कुल, देखो पानी ले जाने का काम भी करता है और खाना ले जाने का भी काम करता है, तो तना क्या करता है, दो तरफा काम करता है। चित्र में तने में कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से भाग नीचे की ओर आते हैं। तो ऊपर क्या जाएगा, जल ऊपर की तरफ जाएगा, खनिज लवण ऊपर की तरफ जाएंगे, और जो भोजन बनाया है पत्तियों ने वो क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये समझो। ठीक है, तो ये हमने अभी समझा कि क्या कहा गया है यहाँ पे। अब हम समझते हैं पुष्प के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे पुष्प के बारे में। आइए, पुष्प, गुलाब के पौधे को 3 आरेख ABC दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप भली भांति पहचान सकते हो। देखो 3 यहाँ पे स्टेजेस दिखाए गए हैं, किसमें आप उसे पहचान लेंगे कि ये गुलाब का है। पुष्प को रंगने के लिए आपको किस रंग का प्रयोग किया था। क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं। क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा इनके जो एक सेकेंड, इनके बीज या जो इनके पुष्प में कभी आपने देखे हैं, अमरूद के पुष्प देखे हैं, क्या वे चटकीले होते हैं। इनमें पुष्पों का अध्ययन करना है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या कहा गया है, मेनली क्या कहा गया है कि पुष्प की बात कर रही है। अभी तक हम जड़,
तना और पत्ती हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं पुष्प। पुष्प क्या होता है? जो फूल होता है, पुष्प का मतलब यहाँ पे फूल है। फूल क्या होता है? पौधे का सबसे अट्रैक्टिव भाग होता है, सबसे जो उसको आकर्षित करता है, ठीक है। किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड स्लाइड अथवा कागज आवर्धन लेंस और जल। हम एक क्रियाकलाप कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिए बेटा। देखो क्रियाकलाप नंबर 10 है। हमें क्या करना है? किसी भी एक ही फूल लेना है या कलिका लेनी है उसकी, और उसके साथ में क्या करना है? अलग अलग चीज़ें बताई गई है, यहाँ पे हमें ये लेना है। तो यहाँ पे देखो हमें दिया गया है, एक पुष्प दिया गया है। अब देखो पुष्प का सबसे पहला जो हरा भाग होता है उसे हम बाह्य दल कहते हैं, और अंदर जो कलरफुल इसकी लीव्स होते हैं ना, उसको हम पंखुड़ियाँ कहते हैं। तो खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा होता है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ होती है। देखो खिला हुआ पुष्प में क्या है? जो भी कलरफुल भाग होता है ना कोई भी फूल के अंदर, उन्हें हम पंखुड़ियाँ कहते हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियों के रंग अलग अलग हो सकते हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? जैसे कली होती है ये बंद थी, ठीक है। और पुष्प क्या होता है? इस तरह से पूरा खुल जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बाह्य दल है ना, इसने क्या कर रखा है? बाह्य दल जो ग्रीन कलर की लीव्स है ना, उनको बाह्य दल कहते हैं। इन ग्रीन कलर की लीव्स ने जो पंखुड़ियाँ उसको ढक रखा है। तो कली का मुख्य भाग कौन सा है? बाह्य भाग कौन सा है? बाह्य दल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कभी फूल देखेंगे तो उसके नीचे आपको छोटे कलर के हरे रंग के दिखाई देंगे, वो बाह्य दल होते हैं। और जो खिला हुआ भाग होता है वो क्या होता है? उसका पंखुड़ी होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि वह छोटी सी पत्ती की भांति दिखाई देते हैं, जिसे बाह्य दल कहते हैं। ध्यान से समझो बेटा, देखो क्या कहा जा रहा है। अभी हम अच्छे से समझेंगे ना इसे, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या कहते हैं कि देखो सबसे पहले हम अगर डायग्राम बात करते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि ये फूल दिया जाए, सबसे पहले अगर कोई फूल दिया जाता है तो उसमें देखो इस तरह से पत्ती दी जाएगी, ग्रीन पत्ती। तो ये क्या हो जाएगी? बाह्य दल। उसके बाद यहाँ पे कलरफुल दिया जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इसे हम कहते हैं पंखुड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? बाह्य दल। सबसे बाहर की तरफ बाह्य दल होता है, उसके बाद पंखुड़ियाँ होती है, ठीक है। बाह्य दल तथा पंखुड़ियों को भली भांति अवलोकन कीजिए। आपको क्या करना है? कोई भी फूल लीजिए, उसमें कितनी पंखुड़ियाँ हैं, कितने बाह्य दल हैं, वो आपस में जुड़ी हुई हैं, उनका रंग कैसा है, पंखुड़ियों की संख्या कैसे है, इसके बारे में आपको अवलोकन करना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ईजी है। ज़्यादा फूल नहीं तोड़ने, लेकिन एक फूल तोड़ के उससे कर लीजिएगा अध्ययन ना। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, स्वतंत्र हैं? अपनी अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के द्वारा पुष्पों के अध्ययन की सारणी तैयार करनी है। अपने विद्यालय में बगीचे हैं, बगीचों का पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा प्रत्येक सारणी में लिखिए। अब इस सारणी को 2 कॉलम के परिच्छेदों में पूर्ण कीजिए। बेटा ये ऐसी है, फूल को नहीं तोड़ना है, मेन हम पौधों को नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं? जब पंखुड़ियाँ जुड़ी हो या जब पंखुड़ियाँ स्वतंत्र हो। अब देखो आंतरिक भागों को, जो आंतरिक मतलब अंदर के जो भाग है, देखो यहाँ हमने पढ़ा, ये हम कलर से बनाते हैं। देखो यहाँ इसको हटाते हैं, हम इसको क्या करते हैं? कलर से बनाते हैं। देखो सबसे पहले ये ग्रीन भाग, ये क्या हो गया? बाह्य दल, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया, ये क्या हो गया? इसका ये हो गया इसकी पंखुड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है पुंकेसर। हम यहाँ पे ये दिखा देते हैं, ये क्या हो जाएगा? पुंकेसर। और यहाँ पर हम दिखा देते हैं स्त्री केसर। हमने यहाँ पे दिखाया, ये क्या हो जाएगा? इसका स्त्री केसर, ठीक है। इस तरह से पौधे के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये 4 भाग आपको याद रखने, मेनली अभी तक यही कहा गया है, 4 भाग होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब समझते हैं इसके अंदर। आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं? जब पंखुड़ियाँ जुड़ी हो या स्वतंत्र हो। तो देखो क्या कहा गया कि घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों की लंबाई को काटकर आप पुष्प की आंतरिक सतहों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प की आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल तथा पंखुड़ियों को हटाना होगा। जब बाह्य दल और पंखुड़ियों को जब इनको हटा दिया जाएगा ना, तब अंदर से हमें जो स्त्री केसर है और पुंकेसर है वो हमें दिखाई देंगे। तो अपने पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर को पहचानिए। जो भी आपके पास में फूल है, पहले आपने पंखुड़ियाँ, सबसे पहले बाह्य दल देखा ग्रीन कलर का, फिर कलरफुल लीव्स दिखाई दी, उनको हमने पंखुड़ियाँ कहा। जब इनको हटाएंगे तो आपको पुंकेसर और स्त्री केसर दिखाई देगा। इसमें विभिन्न पुष्पों में जानवे विभिन्न प्रकार के पुंकेसर दिखाई देते हैं। आप पुंकेसर के 2 भागों को पहचान सकते हैं। अपने पुष्प के पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए और उसका चित्र भी बनाइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो इस तरह से डायग्राम होता है, जब आप पंखुड़ियाँ उतार देंगे ना, पंखुड़ियाँ निकाल देंगे उसकी, तो इस तरह से डायग्राम दिखाई देगा आपको। देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह से डायग्राम देखो यहाँ दिखाई देना। तो इसको हम कहते हैं पराग कोश, नाम याद कर लीजिएगा। इसको पराग कोश कहते हैं। इसे जो लंबी सी संरचना है इसे हम तंतु कहते हैं। तो ये है पुंकेसर के भाग, ठीक है। बाह्य दल याद करो, बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, उसके बाद आता है पुंकेसर, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? स्त्री केसर, जिसकी संरचना अब हम पढ़ेंगे। देखो स्त्री केसर यहाँ पे दिया गया है। पुष्प के केंद्र में स्थित होता है स्त्री केसर, ठीक है। सबसे अंदर क्या होता है? स्त्री केसर होता है, जिसमें सबसे ऊपर क्या होती है? वृत्तिकाग्र होती है। उसके बाद एक लंबी स्टॉक, लंबी लाइक संरचना होती है जिसे वृत्तिका कहते हैं। और लास्ट में क्या होता है? अंडाशय। और लास्ट में क्या होता है? अंडाशय। 3 भाग होते हैं इसके स्त्री केसर के, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे तो पुंकेसर को भी हटा दीजिए। अब आपको क्या करना है? पुंकेसर को भी हटा दो और उसके भाग को देखना है, स्त्री केसर के भाग को, ठीक है। अपने पुष्प के स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब क्रियाकलाप नंबर 11 देखते हैं, ध्यान से देखो। क्रियाकलाप नंबर 11,
आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करते हैं। यह स्त्री केसर का सबसे निचला और आंतरिक भाग होता है। सबसे फूल के अंदर पहले क्या आई, बाह्य दल, फिर पंखुड़ियाँ, फिर पुंकेसर, और सबसे अंदर का भाग क्या है, स्त्री केसर या अंडाशय। और अंडाशय क्या है, ये देखो, ये अंडाशय जो सबसे अंदर का भाग है, ठीक है, इस वाले भाग को हम अंडाशय कहते हैं। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसको काटना पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे, ब्लेड से इस तरह काट दो। जब आप ब्लेड से इस तरह से, देखो यहाँ पे इन्होंने काटा है ना, तो इस तरह से, और दोनों ही तरीके से हम काट कर देख सकते हैं। इसके लिए इसको काटना पड़ता है, इसकी ये अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट। अब देखो, जब अलग अलग पुष्प के अंडाशयों को लीजिए और अंडाशयों को एक स्लाइड पर रखकर प्लेट से काटिए। ब्लेड से हमको काटना है। अंडाशय की काट के सूखने से बचाने के लिए कुछ बूंदे जल की भी रख दीजिए। आवर्धन लेंस, मतलब माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं या आवर्धन लेंस से जब हम देखते हैं तो अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देगी जिन्हें बीजांड कहते हैं। यहाँ पे समझो, देखो डायग्राम में, जब आपने इसको इस तरह से काटा, देखो जब आपने इसको इस तरह से काटा, इस तरह से काटा, तो आपको ये इस तरह से नजर आएगा। जब देखोगे ना इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी संरचनाएं नजर आएंगी जिन्हें हम बीजांड कहते हैं, ठीक है। और अगर साइड से उतारा तो यहाँ पे देखो ये बीजांड इस तरह से नजर आएंगे। ध्यान से समझो, जैसे कि मान लो कोई गोल पाइप आपने उसको बीच से काट दिया तो वो इस तरह से गोल नजर आएगा, और बीच उसकी साइड में इस तरह से गोले गोले नजर आएंगे। तो ये क्या है, बीजांड है। ये क्या है, बीजांड। अब देखो, अब अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों को नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन कीजिए और अध्यापक के साथ विद्यालय के किसी पार्क के बगीचे में या एक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने की कोशिश कीजिए। अब आगे देखो, ये बताया गया कि कौन से भाग हैं जहाँ इंपॉर्टेंट है वही बताती हूँ। तो अभी हमने देखा मुख्य भाग देखे हमने कौन कौन से थे। बाह्य दल सबसे मुख्य था। उसके बाद में हमने देखा, बाह्य दल के बाद में हमने क्या देखा बेटा, देखो क्या सभी फूलों के भाग, ये पंखुड़ी, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं। क्या कुछ पुष्प ऐसे भी है जिनके पुष्पांगों में कोई भाग नहीं पाया जाता। किसी फूल के अन्य भाग, कितने भाग मिलते हैं इसके बारे में पता लगाइए। क्या आप ऐसे पुष्प से मिले जिसमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हैं। क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसके बाह्य दलों तथा पंखुड़ियों की संख्या समान हो। बिल्कुल है बेटा, देखो हर जो भी कंडीशन यहाँ दी जा रही है ऐसे पुष्प अवेलेबल है। लेकिन अगर हम एक कॉमन फूल की बात करते हैं कि एक कॉमन फूल में क्या होता है, सबसे पहले बाह्य दल होता है, पंखुड़ियाँ होते हैं, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर। एक कॉमन फूल के अंदर ये सब चीज़ें मिलती है। लेकिन हम बहुत सारे अलग अलग, हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग फूल है जिसके अंदर पुंकेसर अलग, या जो चीज़ें बताई गई है सब पॉसिबल है। अब देखो, विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कोई भाग अनुपस्थित भी हो सकता है। आज आपने पत्ती, तना, जड़ के लक्षण तथा कार्यों के विषय में पढ़ा। अब हमने पुष्पों की विभिन्न संरचनाओं का भी अध्ययन कर लिया है। पुष्पों के कार्य के विषय में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो हम फलों के विषय के बारे में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो बेटा आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं जिनको सबको मैंने एक एक अच्छे से, आपकी जो ये चैप्टर है इसमें समझाया है, तो सभी का अर्थ ढूंढने की कोशिश कीजिए। चैप्टर का जो कुछ भाग पार्ट 1 में भी है और कुछ भाग पार्ट 2 में भी है, तो दोनों के अंदर इसको अच्छे से समझाया गया है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उससे पहले हम लेते हैं सारांश। पौधों का वर्गीकरण उसकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष में किया जाता है। तने तथा पत्तियां पुष्प का फल होती हैं। तने पर पत्तियां पुष्प और फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवत और फलक होते हैं। ये सब हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं बेटा। पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। जैसे कि पत्तियों का जो शिराओं का डिजाइन होता है उसे शिरा विन्यास कहते हैं। ये जालिका रूपीय समांतर हो सकता है। अब हम करते हैं बेटा इसके प्रश्न उत्तर। तो आइए करते हैं प्रश्न उत्तर। अरे भी कुछ और भी रहते हैं, थोड़े से ये भी समझ लेते हैं। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती है और जल का निष्कासन करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश में वायु और जल के साथ क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और अपना भोजन बनाती है। मिट्टी क्या करती है, खनिज लवण और पदार्थों जल का अवशोषण करती है और मिट्टी जो है पौधे को मिट्टी में दबाए रखती है, मतलब कि उसको दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ें दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां पौधों की जड़ों में मूसला जड़ होती है। देखो ये चीज समझो, ये वहां पे बुक में नहीं थी बेटा। देखो जालिका रूपी शिरा विन्यास, जिनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है इस तरह से, है ना। अगर पत्ती में इस तरह से तो जड़ में भी तो इस तरह से होगा ना, उनमें मेन एक दिखाई देगा और इस तरह से, ठीक है। और जबकि समांतर शिरा विन्यास की पत्तियां जो इस तरह की जिनमें पत्तियां हैं उसमें कैसा होगा, उसमें रेशेदार होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। ये वाली बात बुक में ध्यान से नहीं दी गई थी बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात ना, ठीक है। तने द्वारा जड़ों से जो जल है वो पत्तियों से भोजन और विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पुष्प के विभिन्न भाग बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, निम्न कथनों को ठीक करके लिखना है। तना मिट्टी से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करता है। तना नहीं करता बेटा, जड़ें करती है। जड़ें मिट्टी से जो खनिज लवण है उनको अवशोषित करती है। पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा करने में मदद करती है। पत्तियां नहीं रखती बेटा, तना पौधों को क्या करता है, सीधा रखने में मदद करता है। जड़ें
जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं, जड़ें नहीं पहुंचाती। यहाँ पे जो गलत है उसको बेटा अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये चीज़ें गलत है यहाँ पे ना। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, जड़ें नहीं पहुंचाती बेटा। तना जो है वो क्या करता है, जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। तना क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पुष्प में बाह्य दल और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, सदा समान नहीं होती, कभी कभी हो सकती है लेकिन हमेशा समान नहीं होती हैं। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। ये जरूरी नहीं है बेटा कि जब बाह्य दल जुड़ा है तो पंखुड़ियां भी जुड़ी हों। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा, ये भी जरूरी नहीं है। ऐसा होना जरूरी नहीं, कभी कभी कुछ केसेस में होता है बट हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। चित्र बनाना है हमको पत्ती का, मूसलाजड़ का, एक पुष्प जो आपकी सारणी 7.3 में अध्ययन किया हो। तो आइए बनाते हैं इनका चित्र। तो देखिए सबसे पहले बेटा ये है पत्ती का चित्र, आपको यहाँ पे पर्णव्रत बनाना है और यहाँ पे फलक बनाना है। पता नहीं ये फलक है, ठीक है। सेकंड देखो ये मूसला जड़ है, इससे एक में मुख्य जड़ होती है। मूसला जड़ में हमने समझा था कि एक क्या होती है, मुख्य जड़ होती है और उसके साइड से जड़ें निकली होती है, तो ये हो जाती है मूसला जड़। उसके बाद एक पुष्प का डायग्राम बनाना है। देखो ये पंखुड़ियाँ कह देंगे, ये स्त्री केसर, ये पुकेसर, ये स्त्री केसर कह देंगे, यहाँ पे पुकेसर हो जाएगा। तो इस तरह से डायग्राम बनाना है, बुक से सुंदर सा डायग्राम बनाना है, ठीक है आपको। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। क्या आपने अपने घर के आसपास ऐसे पौधे जानते हो जिनका तना तो क्या हो, लंबा हो परंतु दुर्लभ हो, मतलब तना लंबा तो हो लेकिन कमजोर हो, और उनका नाम लिखिए। आपको इस किस वर्ग में रखेंगे, हमें अच्छे से समझ चुके हैं इसको। हमारे घर में हमने मनी प्लांट, देखो मनी प्लांट ऐसा देखा जिसका तना तो क्या होता है, लंबा होता है परंतु दुर्लभ मतलब कमजोर होता है। ये विसर्पी लता है। ये कैसी लता है, विसर्पी लता, जो सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। विसर्पी लता है अपने पड़ोसी की संरचना से सहारा लेते हैं। जो भी पड़ोस में रखा होगा या उसके जैसे आपने कोई पौधा रख दिया है या फिर आपने कोई धागा बांध दिया तो उसका सहारा लेकर वो क्या चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, पौधों में तने का कार्य बताइए। पौधों में तने का मुख्य कार्य है यह जड़ों से पत्तियों तथा अन्य भागों में पानी और खनिज के संचालन में मदद करता है। पौधे क्या करते हैं, पत्तियों से तथा अन्य भागों से क्या करता है, पानी और खनिज लवण को संचालन में कार्य करता है तथा यह शाखाएं, पत्ते, फूल तथा पौधों की कलियों की सहायता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास मिलता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें किस में से जालिका रूपी शिराविन्यास मतलब कि इस तरह का शिराविन्यास किस में मिलता है, तुलसी में, धनिया में और गुड़हल में, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। यदि किसी पौधे की जड़ें रेशेदार है तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास कैसे होगा। अगर किसी की जड़ें रेशेदार है, इस तरह से है, तो उसका जो शिराविन्यास है, पत्ती का शिराविन्यास किस तरह से होगा, समांतर शिराविन्यास होगा। जैसे कि एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, समांतर शिराविन्यास। और उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके, घास, गेहूं और मक्का। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या कहा है प्रश्न नंबर 7 में। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास है, पत्ती ऐसी है मान लो जालिका रूपी शिराविन्यास, पत्ती को हम क्वेश्चन समझते भी रहते हैं, पत्ती में क्या है, जालिका रूपी शिराविन्यास है, तो उसकी जड़ें कैसी होंगी, जड़ें कैसे हो जाएंगी बेटा, मूसला मूल, जिसमें एक मेन जड़ होगी और उसके साइडों से जड़ निकली होगी, तो कैसी हो जाएगी, मूसला जड़। उदाहरण गाजर और गुलाब। प्रश्न नंबर 8, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप देखकर ये पहचान सकते हैं कि उसमें जड़ मूसला जड़ होगी या झकड़ा जड़। बिल्कुल बेटा, पत्ती की अगर हम जब छाप लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कैसी है, जालिका रूपी शिराविन्यास है या उसका समांतर शिराविन्यास है। देखो हाँ, हम किसी पौधे की पत्ती की छाप लेकर ये पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी या झड़का जड़। यदि हम पौधे की जड़ों के प्रकार को देखकर उनकी पत्ती की शिराविन्यास की पहचान कर सकते हैं। यदि किसी पौधे की जड़ मूसला जड़ है तो उसकी पत्ती का जो पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास होगा। यदि किसी पौधे में जड़ रेशेदार है तो उसकी पत्ती का समांतर शिराविन्यास होगा। ये अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले। प्रश्न नंबर 9, यदि किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम बताइए। बाह्य दल, पंखुड़ियां, स्त्री केसर और पुंकेसर। अब आगे इसको समझते, देखो क्या कहा गया। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश, और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वृत्तिका, वृत्तिकाग्र और अंडाशय। आपको सभी भाग बताने हैं तो ये पूरा ही आंसर इसके अंदर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, अनार, केला, पपीता, घास, आलू, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर। तो यह सभी पौधों के फूल होते हैं, परंतु इनमें से कुछ पौधे जैसे कि तुलसी, पीपल आदि के फूल नहीं दिखाई देते क्योंकि इनके फूल इतने सूक्ष्म होते हैं कि खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो देखो जितने भी पौधे दिखाए गए हैं इनमें सब में फूल होते हैं, लेकिन कुछ के इतने छोटे होते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते। प्रश्न नंबर 11, पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाती है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। पत्तियां, देखो हमने पढ़ा था ना, पत्तियां सूर्य के प्रकाश से और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बनाती है, भोजन बनाती है। इसको हमने क्या कहा था, प्रकाश संश्लेषण। पौधे का वह भाग जो भोजन बनाता है उसे पत्ती कहते हैं। पत्तियां सूरज की रोशनी की उपस्थिति में भोजन बनाती है और यह प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है। हमने देखा था ना, देखो ये है वृत्तिकाग्र, ये वृत्तिकाग्र और ये अंडाशय किस में मिलता है, स्त्री केसर में।
स्त्री के सर में मिलता है। प्रश्न नंबर 13, ऐसे 2 पुष्पों के नाम बताइए जिसमें प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां हों। तो देखो, संयुक्त पंखुड़ियों वाले सदाबहार और गुड़हल, और अलग अलग पंखुड़ियों वाले गुलाब और हिमचंपा। ठीक है, तो बेटा आज का जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर से चेक करवाइए। और इसके दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 जब आप अच्छे से देखेंगे तभी आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो अपना चैप्टर अच्छे से समझिए, उसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।